इससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये दोनों गुट आज किस परिस्थिति में। 2 साल के लिए वनवास दे दिया गया है जिसमें वो घूम घूम कर बिहार की राजनीतिक हकीकत जानेंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे। और वो जान जाए जो उनके पिता ने झेला है जी। एसी में बैठ के तो नहीं झेल सकते, एसी में बैठ के तो नहीं समझ सकते। उनके नेतृत्व में काम करें, पार्टी में मजबूत बनावे, भविष्य में उनके बारे में सोचा। इतना दिन जैसे चिराग के अंदर काम किए, कुछ दिन चिराग भी पारस के अंदर काम करें, हम भी करें, फिर तो राजा चिराग को ही रहना। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। आपका पसंदीदा शो पंचनामा चल रहा है और पंचनामा में होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पर होता है और पॉलिटिकल सर्जिकल टूल लेकर के बैठे रहते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी। चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं और भीतर की बात जो है निकाल करके आपके सामने परोस देते हैं। चलिए, आज जिस बिहार में खेला होने की बात हो रही थी, बंगाल में खेला होने की बात हो रही थी, तो बंगाल से हवा चली, बिहार तक पहुंची और नीतीश कुमार भी नहीं समझ पाए, भाजपा भी नहीं समझ पाई और चाचा भतीजा ने मिलकर नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला कर दिया और इस बात की इनपुट भी देते रहे। होता है ना, एक सीआईडी का पॉपुलर डायलॉग था कि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, क्राइम करने के बाद सबूत छोड़ ही देता है। बस जरूरी है कि अगर आपके पास वो चश्मा है, देखिए हमारे डॉक्टर साहब भी नया नया चश्मा जो है कसाए हैं, अगर आपके पास वो चश्मा है तो फिर आप पकड़ लेंगे चीज़ों को। तो भारत लाइव ऐसे ही चश्मों के लिए जानी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं और डॉक्टर नमन मिश्रा जी बताएंगे कि चाचा भतीजा ने मिल करके कैसा खेला किया, बिहार में कैसा खेल रचाया है और जिसके बाद से नीतीश कुमार जी का पूरा प्लान जो है चाणक्य बुद्धि धरे के धरे रह गया। तो डॉक्टर साहब कैसे हुआ है खेला? देखिए, ये खबर करने से पहले मैं दर्शकों से कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये एक शुद्ध संभावना है जी, ना तो ये खबर है जी, ना ये आप सोचिएगा कि कोई फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है जी। ये एक ऐसी संभावना है जो नजर आ रही है और जब मुझे कुछ नजर आता है तो मैं एक कमेंटेटर के तौर पर ये आवश्यक समझता हूँ, शुरू से करता आया हूँ कि आपको उससे अवगत कराना। ना तो हम ये दावा कर रहे हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि यही होगा। ये लग रहा है कि हो रहा है इनपुट्स को देख कर। बिल्कुल। और मेरा काम है कि आप लोगों को इससे अवगत करा देना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने शुरू में ही, उम्मीद है मुझे कि हमारे जो वीडियो एडिटर्स हैं वो खोज कर आपको वो दोनों बाइट्स जो दो नेताओं के हैं वो दिखा दिए होंगे जी। अब आपको उन लोगों ने क्या कहा है, उसका मतलब क्या है, ये समझा देता हूं मैं जी। इससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये दोनों गुट आज किस परिस्थिति में है जी। चिराग पासवान का नाम लेते ही आपको उनके साथ आजकल जानते हैं क्या जुड़ जाता है? एक इमोशनल सपोर्ट। बिल्कुल भाई, उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, चाचा ने धोखा दे दिया, सांसदों ने धोखा दे दिया। ये आम चर्चा है बिहार की राजनीति में जी। इसका फायदा भी उनको मिलता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि चिराग पासवान की राजनीति सबसे निम्नतम स्तर पे अपने चली गई है। यहाँ से उन्हें बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। हो सकता है नई पार्टी भी बनानी पड़े, जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी को लेकर कोर्ट में सारी बातें हुई हैं। नहीं, जो बात पहले आ रही थी कि चिराग पासवान के पास एक बना बनाया साम्राज्य है, तो वो साम्राज्य तो मतलब ये फिल्मी हो गया ना सीन। फिल्मों के वो एक्टर रहे हैं, अब नेतागिरी कर रहे हैं, तो इनके साथ फिल्मी ही ड्रामा हो गया। हमने देखा है कई फिल्मों में कि राजा का बेटा होता है, उसका चाचा उसका हड़प लेता है संपत्ति और बेटे को छोड़ देता है जीरो पर जाने के लिए। लेकिन फिल्मों में तो वो आदमी जब जाता है जीरो होकर तो फिर अरबों की संपत्ति लेकर अपने चाचा से बदला लेता है जी। लेकिन ऐसा वास्तविकता में कम ही होता है जी। लेकिन चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं और अगर अपने पिता की परछाई अगर थोड़ी भी है वो, तो उनमें वो मादा है कि वो अपने चाचा से बदला भी ले लें, और दो चाचाओं से, एक चाचा नहीं, नीतीश और पशुपति दोनों से जी। और साथ ही साथ बिहार में वो जो स्थापित करना चाहते हैं वो भी कर लें जी। लेकिन चिराग पासवान की ये स्थिति है जी। पशुपति गुट की स्थिति क्या है? पशुपति गुट की स्थिति यह है कि उन्हें मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन उस तस्वीर ने साबित कर दिया मंत्री बनने के बाद कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। बिल्कुल। अब देखिए, चूंकि ये बंद दरवाजे में हमारे साथ जब बात हो रही थी चिराग पासवान की, तो उन्होंने भी लगभग ये बातें कही थी कि नरेंद्र मोदी हमारे पारिवारिक मामले में क्यों पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी या मैं ही होता तो मैं इस पारिवारिक लफड़े में क्यों पड़ता। बिल्कुल। जब हम तय कर लेंगे आपस में
कि हमारी पार्टी की जो लड़ाई है, अंतरनल लड़ाई है, उसको हम सुलझा लेंगे, तब नरेंद्र मोदी मेरे साथ खड़े रहेंगे, जैसा कि वो अभी आज भी हैं। लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं और नियम कायदे कुछ कहते हैं, उन नियम कायदों के आधार पर सांसदों के जिसके पास सपोर्ट है उसको हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। बिल्कुल। तो वहां नरेंद्र मोदी भी गलत नहीं है। गलत नहीं। लेकिन बात यहां यह है कि पशुपति गुट में फिलहाल सारी राजनीतिक ताकत है जी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, दर्शकों से पूछता हूं, क्या पशुपति पारस रामविलास पासवान का वोट बैंक जो 6 से 8% का है वो किसी चुनाव में ट्रांसफर करा सकते हैं महागठबंधन या एनडीए की तरफ? जी नहीं। क्या ये दावा कर सकते हैं वो? जी नहीं। हवा में तो कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर आपको भी पता है, हमें पता है, दर्शकों को भी पता है कि वो चिराग पासवान के पास ही होगा। जी। अब वो लोजपा रखे या खोजपा रखे, हाँ, कोई भी नाम, जो भी नाम होगा, चिराग पासवान के पास ही वो वोट बैंक जाएगा। और ये जन सैलाब जो पीछे पीछे घूम रहा है ये साबित भी कर रहा है। बिल्कुल। रामविलास पासवान का पुत्र ही उसका अधिकारी है, उस वोट बैंक का। तो अब इसके आगे की बात सुन लीजिए। पशुपति गुट का भी आपको बात में समझा दिया। कल जो डेवलपमेंट थोड़ी सी हुई उसको चर्चा कर देते हैं। लोजपा और तेजस्वी यादव के बीच कुछ, लोजपा मतलब चिराग पासवान वाली लोजपा और तेजस्वी यादव के बीच कुछ पक रहा है जी। श्याम रजक का दिल्ली पहुंचना, दिल्ली में समय लेना और यहां से चिराग पासवान का अपनी यात्रा आधे में छोड़कर चले जाना दिल्ली। हो सकता है कि कोई टेक्निकल, जो बार बार बातें कही जा रही है, टेक्निकल हो सकता है, लेकिन मुलाकात टेक्निकल काम करने के बाद ना हो सकती थी जी। जाते ही मुलाकात कर लिए जी। यानी श्याम रजक और चिराग पासवान की मुलाकात के पीछे कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी है जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब चिराग पासवान को जिसका इंतजार था वो सारी चीजें हो चुकी हैं। भाजपा ने भी उन्हें धोखा दे दिया है, चाचा ने भी उन्हें धोखा दे दिया है, नीतीश कुमार ने भी उन्हें, उनकी पार्टी को तोड़ दिया है। अब कहते हैं कि नहीं, एक थप्पड़ और मारो तो हम तुमको बताएंगे, 2 थप्पड़ मार देता है, तीसरे थप्पड़ के बाद आप कहते हैं कि नहीं और एक और थप्पड़ मार, ऐसा नहीं होता है। अब चिराग को जवाब देना है बिल्कुल। तो जवाब देने के लिए चिराग पासवान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो तेजस्वी के साथ खुलेआम आ जाए जी। लेकिन पर्दे के पीछे मुलाकातें हो रही हैं, बिना कोई कागजी बातचीत के मुलाकातें हो रही हैं, ये साबित कर रही हैं कि चिराग तेजस्वी का उपयोग कर रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भाजपा पर जी। चिराग का कोई ऐसा मन नहीं है अभी तेजस्वी के साथ जाने का। क्यों जाएंगे? तेजस्वी के साथ चिराग अगर जाते हैं तो कौन सीएम होगा? दूसरा सवाल तो यही होता है, क्या तेजस्वी के अंडर वो काम करने के लिए तैयार है? जब आपने कागजी बात की कह दी है तो अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा है कि मंजीत कुमार सिंह को लेकर मंजीत सिंह तेजस्वी यादव से मिलते हैं, प्रेशर करते हैं, बिना कागजी मुलाकात होती है और अपनी मंशा तो वो क्या रणनीति के तहत कर रहे थे वो बात तो कर दी है, तो यही बात फिर हो रही है। देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल मैं इस मामले में बड़ा खरा बोलता हूँ, इसलिए हर तरफ से मुझे सुनने को भी मिलता है, हर लोग मुझसे नाराज रहते हैं पॉलिटिकल, लेकिन कार्यकर्ता खुश रहते हैं। मैं बार बार कहूँगा कार्यकर्ताओं की बात कर देता हूँ। चिराग पासवान राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। आज उनके जो जीजा हैं साधु पासवान, वो भी अगर सपोर्ट में खड़े हैं तो बहुत फूक के वो भी कदम रख रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि चिराग कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी की तरफ आए ही ना और फायदा उठा के वो अपनी राजनीति चमकाने लगे। अभी देखिए डूबते को तिनके का सहारा कहता है, लेकिन क्या आपने देखा है कि डूबता हुआ व्यक्ति जब तिनका पकड़ के नदी पार कर जाता है, तिनका घर लेके जाए, तिनका वही छोड़ के जाता है, कोई और डूबता फिर उठाएगा उसको। तो तिनका बनना तेजस्वी भी इतनी जल्दी चाहते नहीं। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि इसमें बहुत कुछ होना है और नहीं तो खुल के बोल चुके होते तेजस्वी यादव कि आइए भाई साथ में किया जाए। उन्हें पता है कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, आखिर चिराग पासवान कैसे उसको उनके अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सारी रूपरेखाएं जब बनेंगी, कागज पर खाचा बनेगा तभी ना हो पाएगा। बिल्कुल। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर। तो जब चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ जाना ही नहीं है, केवल उसका राजनीतिक फायदा उठाना है प्रेशर पॉलिटिक्स और चाचा को बहुत कुछ राजनीतिक मिलना नहीं है वोट बैंक के आधार पर, तो आखिर दोनों राजनीति कैसे करेंगे? आप एक प्लेट चावल होगा ना तो उसको बांट सकते हैं आधा आधा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप भी बताइए, क्या कभी भी एक प्लेट चावल पका हुआ आधा आधा विभाजित किया जा सकता है? नहीं। क्या कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसको विभाजित किया सके? नहीं। एक चावल आप गिन सकते हैं, आधा आधा डिवीजन कभी नहीं होता है। हम सांकेतिक मान लेते हैं। बिल्कुल। अब चलिए आधे प्लेट को तो मान भी लेते हैं कि आप आधा आधा डिवाइड कर देंगे सांकेतिक तौर पे। एक चावल के दाने को डिवाइड कर सकते हैं? असंभव है, आप नहीं कर सकते हैं। और यही लोजपा की स्थिति है। लोजपा उस चावल की तरह हो गई है जिसे आप आधा आधा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोट चला जाएगा चिराग के साथ और जो संगठनात्मक ढांचा है, जो राजनीतिक पावर है, जो संवैधानिक रिप्रेजेंटेशन है, वो
पारस का चला जा रहा है। जी, इन दोनों के बिना पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी चलाने के लिए दोनों चीज चाहिए। हम देख रहे हैं बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी है, जी। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी है, जजपा है, रजपा है, चचपा है, कितना सारा पचपा है, लेकिन इन सभी के पास वोट नहीं है। जी, इनके वोट बैंक पर इनका एकाधिकार नहीं है। इस वजह से कभी महागठबंधन, कभी ये गठबंधन, कभी ले गठबंधन, कभी दे गठबंधन, ये चलता रहता है। जी। ये अनवरत है। बिहार में ही वर्ल्ड टूर हो रहा है, सारी पार्टी हाँ, बिहार में ही वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, इससे उसमें, उससे उसमें, तीसरे में, चौथे में। अरे अब उपेंद्र कुशवाहा तो वर्ल्ड टूर क्या कहिए, वो तो यूनिवर्सल टूर कर चुके हैं इसी में। अपनी पार्टी बनाए, फिर गए, फिर विरोध किए, महागठबंधन में भी इज्जत नहीं मिला, जहर पी रहे थे, जहरों नहीं मिला, समझ रहे ना। तो इतनी जहां संभावनाएं लिमिटेड हो जिस राज्य में, वहां चिराग पासवान एक और राजनीतिक पार्टी विकल्प लेकर कैसे आ पाएंगे, या चाचा ही उनके कैसे लेके आ पाएंगे? यानी कहीं ना कहीं, अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, यानी कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है ना, आप कह रहे हैं कि हम मुझसे आते हैं, हम आप उससे जाइए, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाता है। देखिए, बिहार में कैसे, बिहार में या कहीं भी अगर कोई बड़ी आप पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो दो चीजें, जैसे कि अभी हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी ने कही है कि दो चीजें बेसिक रूप से तो चाहिए ही चाहिए। एक आपका संगठन मजबूत होना चाहिए, आरसीपी सिंह को वोट कहीं नहीं मिलने वाला है, लेकिन संगठन उनका पास है। हाँ, और नीतीश कुमार को हर जगह वोट मिलेगा जी, क्योंकि वो वोट चेहरा उनका है जी। तो दोनों के साथ चलाना पड़ेगा, दोनों मिला करके। और यही देखिए, एक और जहां अभी लोजपा अगर दो फाड़ हुई है, तो एक फाड़ के हिस्से में क्या आया है, लोगों के बीच जाना, लोगों का आशीर्वाद मिलना, और मिल रहा है। और दूसरे फाड़ में क्या है, राजनीतिक भागीदारी लेना, जो मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। तो अगर मान के चलिए लोजपा से दो फाड़ हुई है, आने वाले समय में रास्ता अगर खोजपा और लोजपा को एक होना पड़ेगा, खोजपा और लोजपा एक होना जाती है। और देखिए, वही मैं कह रहा हूं आपको कि ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आंख के सामने है तो बताना पड़ेगा दर्शकों को। हाँ, बिल्कुल। हम ना गलत होना चाहते हैं ना सही होना चाहते हैं, हम बस यथार्थवादी होना चाहते हैं, जो है सो है। चंदन सिंह ने लगातार 3-4 इंटरव्यूज में, हमारे चैनल पर तो नहीं बोले हैं क्योंकि हमसे पता नहीं बेचारे को क्या परहेज है, लेकिन हमारे चैनल पर नहीं बोले, लेकिन कई चैनलों पर उन्होंने ये बात कही है कि 2 से 3 साल के अंदर में चिराग पासवान को हम लोग फिर से रख लेंगे। सूर्यभान सिंह तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तौर पे कहते हैं कि नहीं, चलाना तो चिराग को ही है। और आपको एक और बात बता दें, कल भी आपकी बात हुई है वीणा देवी जी से। हाँ, बिल्कुल। सूर्यभान सिंह, वीणा देवी ने इस पूरे मामले पर जो राय रखी है, ऑफिशियली कोट नहीं करूंगा उनको, लेकिन अनऑफिशियली बता दूं आपको कि वीणा देवी बिल्कुल ही चिराग के साथ खड़ी हैं। उनका मानना है कि लोजपा को एक होना चाहिए, वो पारस के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि परिवार एक रहना चाहिए। वीणा देवी कहना राजनीति अपनी जगह है, लेकिन चाचा और भतीजा में, वो चाचा भतीजा जो कि बाप बेटे की तरह हैं, उनमें जीरो इंटरफेरेंस होना चाहिए किसी और का। और कहीं ना कहीं अपने पति पर भी शायद नाराज है वो। लेकिन मैं बता दूं आपको कि सूरजभान सिंह का भी जो स्ट्रेटेजी यहाँ है वो दूसरे तरीके का है। यहाँ कहीं ना कहीं चिराग पासवान से सौरभ पांडे को अलग किया जा रहा है। चिराग पासवान को उस स्थिति में लाया जा रहा है कि वो सौरभ पांडे जिनका संगठन पर एकाधिकार जैसा हो गया था, जिनसे बहुत लोग नाराज हो गए थे, कहा जाता है कि मतलब सारे विधायक सांसद जो भी हैं सभी समय मांगते हैं चिराग पासवान से मिलने का, नहीं मिल पाता है। आरोप लगता है कि सौरभ पांडे सामने खड़े हो जाते हैं। तो उसी सौरभ पांडे को उनकी राजनीतिक हैसियत याद दिलाने के लिए, चिराग पासवान को यह एहसास कराने के लिए कि सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं इस पार्टी के, उनको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। चाचा को सूरजभान सिंह को, अपने सांसदों को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये सारा जो आप देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, जो वनवास सा लग रहा है चिराग को मिला हुआ है, ये इसीलिए दिया गया है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से राम को वनवास भेज दिया गया था, तो क्या राम से उनका साम्राज्य छीन लिया गया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राम की वापसी हुई थी ना, राम ही फिर मालिक बने थे। घी के दिए जले थे ना, वही जनता ने एक्सेप्ट की। और भरत ने अपने हाथों से दे दिया था कि आप ही राजा हैं, हम बस इंतजार में थे। इंतजार में। देखिए, सूरजभान सिंह बार बार बोल रहे हैं, देखिए सूरजभान सिंह रामविलास के लॉयल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं है, दोनों में अंतर है। एक पिता और पुत्र में बहुत अंतर होता है। चिराग पासवान को इतने दिन तक अगर इन लोगों ने, अगर गलतियां हो रही थी, अगर सो कॉल्ड, तो बर्दाश्त भी किया, तो ये भी बड़ी बात है। और अगर चिराग पासवान को राजनीतिक सूझबूझ दिलाने के लिए या उनको समझाने के लिए राजनीति 2 साल के लिए वनवास दे दिया गया है, जिसमें वो घूम घूम कर बिहार की राजनीतिक हकीकत जानेंगे, जमीनी हकीकत, और वो जान जाए जो उनके पिता ने झेला है। एसी में बैठ के तो नहीं झेल सकते, एसी में बैठ के तो नहीं समझ सकते हैं। तो हो सकता है कि एक संभावना है ये बस।
तो हो सकता है जैसा वो दावा कर रहे हैं चंदन सिंह, जैसा कि वीणा देवी ने कहा है, जैसा कि उनके चाचा तक कह रहे हैं। नहीं, एक चीज आपको याद है, जिस दिन लोजपा जब टूटी थी और पशुपति कुमार पारस जी आए थे तो वो एक ही बात का नारा लगा रहे थे, जो समर्थक है वो नारा लगा रहे थे कि सौरभ पांडे के कारण जो है ये सारी चीजें। देखिए सौरभ पांडे ही नहीं, मैं तो स्पष्ट आपसे कहता हूँ, सौरभ पांडे तो बस एक बहाना है, एक नाम है, लेकिन आसपास और भी लोग हैं चिराग पासवान के उस टीम का, जो युवा टीम है, जो जिसके बारे में कहा था कि उसको बिहार की राजनीति में हकीकत का जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है, ये दावा करते हैं वो लोग। उनको बस राजनीतिक उनकी हैसियत या चिराग पासवान से उनको अलग कर देना, चिराग को एहसास करा देना कि इन लोगों की बस आपको घाटा हो रहा है, आप इनसे अलग होइए, आप हमारे साथ वेलकम है। बार बार एक ही बयान देना चंदन सिंह का, 2 साल बाद वापसी करा लेंगे, 2 साल बाद उन्हीं को बना देना है, 2 साल बाद चिराग को ही संभालना है, चिराग को ही संभालना है। ये एक इशारा है, बार बार कोई व्यक्ति यही बात क्यों कहेगा? लेकिन एक और बड़ी बात है, 2 ही साल 3 ही साल क्यों? क्योंकि 3 साल बाद चुनाव होने। बिल्कुल, अब देखिए गेम यहाँ समझिए क्या है, असली गेम। क्यों ये दावा कर रहा है नमन मिश्रा, ये बेतुकी बातें क्यों करेंगे हम पंचनामा में? हाँ। इसके पीछे कारण है जी। पशुपति पारस सूरजभान और जितने भी सांसद हैं इनके, कोई दावा नहीं कर सकता है कि रामविलास के वोट बैंक के बिना वो जीत जाएंगे जी। और ये दावा मैं कर देता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता इसके लिए नहीं है कि वो वोट बैंक चिराग के पास है, ना कि पारस के पास। जी बिल्कुल। और जब वो वोट बैंक चिराग के पास है तो 2-3 साल तक तो चुनाव ही नहीं है, चुनाव ही नहीं है, तो 2-3 साल तक तो आवश्यकता ही नहीं उस वोट बैंक की। जी। अभी तो जो पिछला लिया है उसी पे चलाएंगे कुछ दिन तक। जब ऑफिस नहीं चल रहा है, गर्मी छुट्टी है तो टूर ही कराते। 21, 22, 23 3 साल बाद 24 में एग्जाम इनका फिर से है, और उस एग्जाम में फिर से किताबों की आवश्यकता पड़ेगी और वोट बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि चिराग पासवान के पास रामविलास पासवान ने दे दिया। और एक और बात आपको बता दूं, इस भ्रम में मत रहिएगा, चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक वोट बैंक का जो पूरा परिचय है वो पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को अच्छे से दे दिया है, और आने वाले चुनाव में भी ये वोट बैंक उनके पास इसलिए रहेगा क्योंकि वोट बैंक, इस वोट बैंक के अलावा सुमन, उनके पास एक बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट है कि उनके चाचा ने उन्हें धोखा दे दिया है, और वो बिहार को बदलाव करने आए थे, नीतीश से छुटकारा दिलाने आए थे, और चाचा उनके धोखा दे दिए, टूट गए नीतीश के पाले में। ये भी इमोशनल पॉइंट, और ये वोट बैंक बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा ये। और चिराग बेवकूफ नहीं है, जितनी राजनीतिक गलतियां उनसे हो रही होंगी, लेकिन कुछ दाव बहुत सही उन्होंने खिलाया। राजू तिवारी को अपना अध्यक्ष बना दिया प्रदेश का, एक सवन जाति का बना दिया उन्होंने, तो अपना जो दायरा है दलितों से उठाकर सवर्णों तक बढ़ा दिया, उल्लास पांडे का, जिससे हमने देखा जी। तो समझ रहे हैं, तो ये सारे राजनीतिक दाव जो हैं, और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लोजपा हो, खोजपा हो या कोई भी हो, स्पष्ट बात है कि पारस को आज से 3 साल बाद जब चुनाव लड़ना होगा तो उनको आवश्यकता पड़ेगी रामविलास पासवान की, और रामविलास पासवान इस दुनिया में है नहीं, तो चिराग पासवान की उनको आवश्यकता पड़ेगी। और शायद सूरजभान यही समझकर और चंदन सिंह यही समझकर बार बार कह रहे हैं कि 3 साल बाद तो उन्हीं को संभालना है। जी, तो देखिए पंचनामा में बहुत सारी बातें, आज LHS इज इक्वल टू RHS हो गई है। हम फिर दावा नहीं कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहे, ये खबर नहीं है जी, ये शुद्धता बयानों पर आधारित साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय पॉलिटिशियंस है, और हम बस एक जो विश्लेषण है इसका कर आपको निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। नहीं लगता है सही, वापस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से रामायण की ही चर्चा होती है, तो रामायण में भी वनवास मिला था और इसके बाद फिर सत्ता किनके हाथ आई थी, ये भी बात सब जो है पुराणों में लिखा हुआ है। रामायण उल्टाइए, पढ़ लीजिए, देख पशुपति जी को खासतौर पर पता होगा ये सब। जुड़े रहे बात लाइव के साथ। अब क्या कहना आप तो बिल्कुल जान रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आइए, स्वागत है, मिलते हैं वहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।